हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अंतराल भाग 2 का तृतीय अध्याय है विस्कोहर की माटी। विस्कोहर की माटी पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। उनकी आत्मकथा है नंगा तलाई का गांव, उसमें से ये पाठ हमारे सामने एक अंश प्रस्तुत किया गया है। इनका गांव है विस्कोहर, उसकी माटी, उसके परिवेश, उसी सब के बारे में उन्होंने इस पाठ में हमें बताया है। किस तरीके से वहाँ की मिट्टी है, क्या प्राकृतिक दृश्य है, क्या चीज़ें हैं, क्या वहाँ उगता है, कैसा कैसा है, सभी कुछ। अपनी माँ के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है, किस तरीके से उनकी माँ उनके साथ अन्याय करती है, उनका दूसरा भाई जब आ जाता है। तो चलिए इसी पाठ को पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। पाठ क्या है? प्रस्तुत पाठ विस्कोहर की माटी में लेखक अपने गांव तथा वहां की प्राकृतिक परिवेश, ग्रामीण जीवन शैली, गांव में प्रचलित घरेलू उपचार तथा अपनी मां से जुड़ी कुछ यादों का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या क्या वर्णन कर रहे हैं? गांव का प्राकृतिक परिदृश्य है हमारा, ग्रामीण जीवन शैली कैसी थी, गांव के लोग अपना जीवन कैसे शुरू करते हैं, पूरा दिन उनका कैसे बीतता है, कैसे शाम तक रात तक पहुंचते हैं, वो सभी कुछ। जो वहाँ गांव में प्रचलित उपचार हैं, घरेलू उपचार, जैसे छोटी मोटी चोट लग जाती, कुछ हो जाता है, तो उन सब के बारे में, साथ ही अपनी माँ के से जुड़ी कुछ यादों को भी उन्होंने हमारे सामने रखा है। कोइया एक प्रकार का जल पुष्प है। कोइया वहां पर है जिसको जल पुष्प यानी जल में उगने वाला पुष्प है। इसे कुमुद और कोकाबेली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुमुद बोलते हैं ना, कुमुद और कोकाबेली भी बोलते हैं। शरद ऋतु में जहां भी पानी एकत्र होता है, कोइया फूल उग जाता है। यानी कहीं पे बारिश के बाद जो पानी इकट्ठ हो जाता है वहां पर ये शरद ऋतु में उग जाता है। शरद की चांदनी में कोइया की पत्ती उजली चांदनी ही एक सी लगती है। मतलब जब चांदनी रात होती है शरद में, तो क्या होता है, जब वो कोइया के पेड़ पौधे पर पड़ती है, उसके फूल पर पड़ती है, तो एकदम जैसे चमकता हुआ चांद की चांदनी और कोइया का पत्ता एकदम एक जैसा लगता है। इतने उजले उजले, इतने प्यारे से लगते हैं। इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक होती है। मतलब आप सूंघेंगे ना तो एकदम मदहोशी वाला सुगंध, मतलब बहुत ही अच्छी उसकी सुगंध होती है। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ से संबंध भी अद्भुत होता है। अब देखिए वहां पे उन्होंने पहले उसमें क्या बताया कि कोइया के फूल जो उनके गांव में उगते हैं, अब वो अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। बच्चा जन्म लेते ही माँ के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए दूध अमृत के समान है। बच्चा माँ से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता, उससे संस्कार भी ग्रहण करता है। मतलब बच्चा और माँ का जो अटूट संबंध है वो सिर्फ गर्भ तक नहीं रहता। गर्भ में तो पलता है, बढ़ता है माँ के, जब बाहर आता है तो माँ के दूध से उसका एक अटूट सा संबंध होता है। वो पहला भाई माँ का दूध ही मिलता है। जब वो उसको दूध मिलता है तो उसके साथ ही वो जीवन शक्ति सब कुछ, उसके साथ ही दूध के साथ वो संस्कारों को भी ग्रहण करता है अपने माँ से, जो उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। ये संस्कार ही उसे क्या मिलते हैं आगे, उसका जीवन निखारने के लिए सहायक होते हैं। बच्चा सुबुकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है, फिर भी बच्चा माँ से चिपका रहता है और रहता है। बच्चा माँ के पेट से गंध स्पर्श भोगता है। बच्चा दांत निकलने पर टीसता है, अर्थात हर चीज को दांत से काटता है। तो अब देखिए क्या होता है, बच्चा रोता सुबुकता सब कुछ है, माँ को भी काटेगा, सब कुछ करेगा, नोचेगा, माँ भी मारेगी, लेकिन तब भी माँ अपने बच्चा जो है अपनी माँ से चिपका रहता है। क्योंकि ये जो संबंध है, चाहे आप जितना कुछ कर लीजिए, इसका जैसा कोई संबंध, हम किसी भी संबंध में अगर कोई हमें मारेगा या हम उसको मारेंगे तो वो हमसे चिढ़ जाएगा, हम उससे चिढ़ जाएंगे, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दुश्मन जैसी फीलिंग हो जाएगी। लेकिन माँ के साथ ऐसा नहीं होता। माँ हमें डांटती भी है, मारती भी है, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ से करते हैं और माँ सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है। तो उसी तरीके से जब बच्चे की दांत निकलते हैं तो वो टीसता है, हर एक चीज को काटेगा, नोचेगा, यहाँ तक कि अगर माँ से भी आएगा तो माँ को भी नोच लेता है, लेकिन माँ उसे हमेशा प्यार रखती है। माँ के गर्भ से ही वो गंध सब कुछ माँ के जरिए ही महसूस करता है। चीजों को सुनना, महसूस करना, ये सब कुछ वो माँ के पेट में माँ के जरिए ही अटैच होने के कारण सुनता और समझता है।
चांदनी रात में खटिया पर बैठकर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ साथ चांदनी के आनंद को महसूस करता है, अर्थात चांदनी माँ के समान उसमें उसे आनंद और ममता देती है। तो मतलब जब चांदनी रात में बैठकर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो सिर्फ दूध नहीं ग्रहण कर रहा, चांदनी भी ग्रहण कर रहा है। और चांदनी के समान, जैसे चांदनी को हम लोग देख के हम लोग कैसे आनंद ग्रहण करते हैं, वैसे भी माँ का दूध और चांदनी के साथ बहुत ही आनंद यानी कि बहुत ही खुश महसूस होता है। माँ से लिपटकर बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होना यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है। मतलब मानव जन्म लिया है तो माँ के साथ अगर आप माँ का दूध पी रहे हैं तो ये जीवन की सार्थकता, यही पहली सार्थकता आपकी यही पूरी हो जाती है। विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था। विश्वनाथ मतलब हमारे लेखक अभी छोटे थे, माँ का दूध ही पी रहे थे कि छोटे भाई का जन्म हो गया। माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। नाथ का दूध छूट गया, मतलब किसका? विश्वनाथ। अब छोटे भाई का जन्म हो गया तो अब छोटा भाई दूध पिएगा, उनका विश्वनाथ का दूध, माँ ने उनको दूध पिलाना बंद कर दिया। विश्वनाथ को उनके 3 साल होने पर पड़ोसन की कसेरनी दाई ने पाला। माँ का स्थान दाई ने ही ले लिया। यह विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ। मतलब अब क्या हुआ, जब बच्चा हो गया तो बगल की एक कसेरी दाई थी, उन्होंने उसे पाला, तो एक तरीके से ये इन पे अत्याचार हो गया कि माँ का साथ छूट गया छोटा बच्चा होने के कारण। दिलशाद गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है। बत्तख अंडे देने के समय पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती हैं। लेखक ने एक बत्तख को कई अंडों को सोते देखा। अब जब भाई माँ बच्चे की बात कर रहे थे तो बत्तख के अंडे उन्होंने देखे, तो उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो है एक बत्तख जो है जब उसे अंडे देने होते तो पानी से निकलकर बाहर आ जाती है। बत्तख को देखा जो कई सारे अंडे एक साथ से रही थी। लेखक को बत्तख माँ तथा मानव शिशु की कई समानताएं दिखी। क्या दिखी? जिस प्रकार बत्तख पंख फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचाकर रखती है, अपनी पैनी चोंच से सार्थकता को कोमलता से अपने पंखों के अंदर छुपा कर रखती है, हमेशा निगाह कौवे की ताक पर रखती है, उसी प्रकार मानव शिशु माँ भी अपने बच्चे को दुनिया की नजरों से बचाती है, उन पर आने वाली मुसीबत को भाप कर उनकी रक्षा करती है। गर्मियों की दोपहर में लेखक घर में चुपचाप बाहर निकल जाता था। तो क्या हुआ, इन्होंने बत्तख माँ को देखा कि किस तरीके से वो पंख फैलाकर अंडों को से रही है, मगर उसकी नजर कहाँ है? उन कौवों पे जो ऊपर मंडरा रहे हैं उसके अंडों को तोड़कर खाने के लिए उसकी नजरें वहां हैं। पूरे पंख फैलाए अपने पंखों से अपने पूरे अंडों को वो छिपा कर रखी हुई कि उसके अंडों को कोई हार्म नहीं करे। उसी तरह जो माँ होती है, शिशु, मानव माँ शिशु जो होती है, वो क्या करती है? वो भी अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, हमेशा इस दुनिया से प्रोटेक्ट करती है, बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, हमेशा अपने आंचल में छिपाकर दुनिया की हर एक चीज़ उसको सिखाती है। एक बार क्या हुआ, विश्वनाथ दी दोपहर थी, गर्मियों की दोपहर थी, वो बाहर चले गए। लू लगने पर माँ धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती है। अब जब बाहर बच्चे खेलने जाते हैं तो होता है कि भाई प्याज बांध लो तो लू नहीं लगेगी, तो ये दिखाया ना घरेलू उपचार। तो उनको हमेशा एक रुमाल में एक प्याज बांध के उनको दे दिया करती थी। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। और मान लीजिए तब भी अगर लू लग जाए, नहीं लेकर गए प्याज क्या है, तो लू लगने पर क्या पिया जाता था? कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। आम को भून कर या उबाल कर गुड़ या चीनी से उसका शरबत पिया जाता था। उबाल कर भून कर उसको क्या करते थे, गुड़ या चीनी मिला के उसका शरबत बनाते थे, वो पिया जाता था। उसे देह पर लेपा जाता था। आम को उबालकर उसे देह पर लगाना यानी शरीर पर लगाया जाता था, उससे भी लू का प्रभाव कम होता था। नहाया जाता था, उससे सिर धोया जाता था। विस्कोहर में बरसात आने से पहले बादल ऐसे घिरते हैं कि दिन में ही अंधेरा हो जाता। तो ये बताया कि ये घरेलू उपचार कैसा था। बारिश के मौसम में विस्कोहर की क्या परिदृश्य होता है? जब बादल आते हैं तो दिन में ही अंधेरा हो जाता है, इतने घने बादल आ जाते हैं। बरसात कई दिन तक होती रहती है, जिसके कारण घर की दीवार गिर जाती है तथा घर धंस जाता है। बरसात आने पर शिशु पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं। तो मतलब ऐसे इतने बादल छाते हैं कि एक भाई कुछ देर नहीं होती, कई कई दिन तक लगातार बारिश होती रहती है। और इस बारिश में क्या होता है कि दीवारें गिर जाती हैं, घर धंस जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मगर भाई बरसात तो सभी के लिए बहुत ही मनमोहक होती है, उनको भी बड़ी अच्छी सबको अच्छी लगती है, जहां मानवों को अच्छी लगती है, पक्षियों को भी भाई बहुत अच्छी लगती है। बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं।
उमस के कारण मछलियां मरने लगती हैं। पहली बारिश में दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी ये ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, मछलियां जब उमस बहुत होने लगती, पानी नहीं बरसता तो उमस होने लगती, तो उसमें क्या होता है, पहला पानी जब गर्मी के बाद पड़ता है ना, तो बहुत तपिश निकलती है जमीन के अंदर से, तो उससे उमस बढ़ती है, ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ती है, तो इससे मछलियां बहुत मरती हैं। और पहली बारिश अगर आपको कहीं फोड़ा फुंसी है, वो बारिश पड़ जाए तो वो जो है फोड़ा फुंसी वगैरह वो सब ठीक हो जाता है। मैदानों, खेतों तथा तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। अब यहां पर सांप भी बहुत होते थे। सांप को देखने में डर तथा रोमांच दोनों लगता है। जब पानी बरसते हैं तो भाई सांप भी बहुत अच्छे खासे निकलते हैं। जब हम सांप पहली बार देखेंगे तो डर भी लगेगा मगर रोमांच भी बहुत होगा। डोहडा और मजगिदवा विषहीन होते हैं। दो सांपों के नाम लिए, दोनों ही विषहीन होते हैं, इनके पास जहर नहीं होता है। डोडा को वामन जाति का मानकर मार दिया जाता है। वामन मतलब वाइपर्स समझ के उनको मार दिया जाता है, पर ऐसा नहीं, वो विषहीन होते हैं इसलिए को ऐसा समझा जाता है कि भाई इनके पास विष है तो उन्हें मार दिया जाता है। जबकि घासीन ही विषहीन होता है, जिसको हम घामन बोलते हैं, वो विषहीन जो है होता है। घेर, गढ़ाई, भटिया तथा गोहुनन खतरनाक है। अब ये जो गांव, इन जो सांप वहां के जो प्रचलित सांप के नेम है, ये वाइपर्स हैं जो बहुत ज्यादा विष वाले होते हैं। जिसमें से सबसे अधिक गोहुन खतरनाक है, जिसे फेंटास भी कहते हैं। गोहुन सबसे ज्यादा विष वाला होता है, जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। गांव के लोग प्रकृति के बहुत निकट हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध नहीं देते, दवा भी करते हैं, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। तो लोग भाई जाहिर सी बात है गांव में रह रहे हैं तो प्रकृति के सारे लमसम हैं। अब क्या होता है कि जो वहां फूल उगते हैं वो सिर्फ सुगंध के लिए नहीं होते, उनसे इलाज भी होता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुणों ये भी हो जाता है कि भाई सांप अगर इस गंध होगा तो सांप आएगा, चुड़ैलें आएंगी, भूत आएगा, ये सब भी बहुत जोड़ा जाता है गांवों में। गुलहर के फूल से देवी का फूल माना जाता है। किस किस फूल को कहाँ कहाँ चढ़ाया जाता है? गुलहर का फूल यानी देवी को चढ़ाया जाता है। बेर के फूल सूंघने से बर्रे, ततैये का डंक झड़ता है, यानी बरैया या ततैया, यानी कि आपका हनीबी वगैरह अगर काट ले आपको तो क्या होता है, अगर लगा लिया जाए फूल तो वो उसका जहर कट जाता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल चेचक के रोगी के समीप रखते हैं। अगर किसी को चेचक निकल आया है तो क्या होता है, नीम के पत्ते रखे जाते हैं। हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र यानी कमल फूल का जो पत्ता होता है, वहां पर हिंदुओं का रिवाज है कि उसमें खाना परोसा जाता है। भाई हमने भी खाया है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। कमल पत्र को पुरैन भी कहते हैं, यानी पुरैन पात जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको पुरैन भी कहा जाता है। कमल की नाल को भसीड़ कहते हैं। कमल ककड़ी केवल बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है। कमल गट्टा यानी कमल का बीज खाया भी जाता है। कमल ककड़ी जो है वो बेच दी जाती है, बिक्री कर दी जाती है, उसकी भी सब्जी अच्छी बनती है। कमल गट्टे की भी सब्जी बनती है, वो भी खाया जाता है। अपने एक रिश्तेदार के घर एक रूपवती अपनी उम्र से बड़ी औरत देखी, जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। अब साथ में यहाँ क्या बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी उम्र से बड़ी एक औरत जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ देखी थी, वो बहुत सुंदर थी, वो उनके दिल में बस गई। मतलब वो पहला प्यार जो होता है वो उनके पास में आ गया था। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत आकर्षक लगी। प्रकृति के समस्त दृश्य, जूही की लता, चांदली की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें वह औरत नजर आई। मतलब प्रकृति का जो दृश्य होता है हमें अच्छा लगता है, चांदनी रात की छटा, फूलों की सुगंध, घटा छड़ाते, वो सभी उन्होंने उस औरत के अंदर देखी। मतलब प्रकृति को उस औरत की सुंदरता के साथ यहाँ पर जो लेखक ने है सिमिलर किया है। लेखक को लगा सुंदर प्रकृति नारी के सजीव रूप में आ गई। मतलब जब उन्होंने उस स्त्री को देखा तो उन्हें लगा कि जिस प्रकृति को देखकर वो अभी तक आकर्षित होते आए हैं, वो सभी दृश्य जो हैं उस औरत में समा गए हैं और वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया था, उससे अपनी भावनाओं का इजहार ना कर सका।
मतलब पहली बार जिस औरत को देखकर वो बिल्कुल ही आकर्षित हो गए थे, उस औरत से कभी अपने दिल का इजहार उन्होंने नहीं किया कि वो बहुत आकर्षित हुए हैं, प्यार करते हैं। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर बताई है। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती थी, आंखों में कैसी व्यथा दिखती थी, वह इंतजार करती हुई दिखती थी। लेखक के लिए वह हर कला के अवसाद में वह मौजूद है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा है। तो वो जो औरत थी वो सफेद साड़ी पहनती थी, आंखों में व्यथा यानी तकलीफ थी, किसी का दुख था। तो जो ये इन्होंने वक्तव्य बताया तो इसका मतलब कि वो एक कोई विडो लेडी थी। तो ये उन्होंने जो है ना उनसे इतना अटैच हुआ कि कभी उनको बता नहीं पाया, लेकिन अपने जीवन के हर एक सुखद एहसास को हमेशा उस स्त्री के साथ वो जोड़ते चले आए। कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, उनको हमेशा उस स्त्री के रंग रूप से उन्हें प्रेरणा मिलती ही रही। तो इस तरीके से विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने हमारे सामने अपने गांव विस्कोहर का जो परिदृश्य था, वो गांव, इलाज, सांप, सब कुछ हमारे सामने निकाल के रख दिया कि कैसे कैसे उनका गांव है। तो ये पार्ट का सार हमने यहीं पर खत्म किया। लेकिन आपको अगर किसी और भी पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आपको जाना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। आप जैसे ही वहां जाएंगे आप देखेंगे कि वहां पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ अपनी क्लास चूज करनी है। आप अपनी जैसे ही क्लास सिलेक्ट करेंगे, उस क्लास में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। आपको करना क्या है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या आप कोई चीज समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो जहां वैष्णव लिखा है आप वो उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाने वाली सभी बुक्स और चैप्टर सामने आ जाएंगे। तो आपको जहां पर भी कोई भी चैप्टर पढ़ना है आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो आपके सामने होंगे। उनको देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए। तो आप अपने डाउट्स तो हमारे वीडियो देखकर क्लियर कर लेंगे, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।